कल हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन कनेक्टिविटी एरर की वजह से ये यहीं छूट गया था, यहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट NaCl यूजिंग प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। आपको इलेक्ट्रोलाइसिस तो करनी है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपका एक्वस है और एक्वस के साथ साथ डाइल्यूट है। एक्वस के साथ साथ कैसा है? डाइल्यूट। और उसके साथ हम यूज कर रहे हैं प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड को। तो मैंने क्या लिया? सबसे पहले एक्वस NaCl लिया, और एक्वस NaCl तुरंत डिसोसिएट होकर क्या देगा? Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, राइट। वाटर लिक्विड स्टेट में है, ये भी डिसोसिएट होकर आपको क्या देगा? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब एनोड पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आप देखते हैं कि एनोड पर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन। तो जो आपकी नेगेटिव आयंस हैं, बेटा जिसके यहां से वॉइस आ रही है वो प्लीज स्टॉप कर ले। तो जो भी नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड पर पहुंचेगी। अब इन दोनों में से अगर देखा जाए, इन दोनों में से अगर हम देखें तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सी नेगेटिव आयन एनोड पर जाएगी और अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगी? क्योंकि हर आयन अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहती है और स्टेबल होना चाहती है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड की रॉड पर जाएगा, ठीक है। तो जरा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको शो करूं, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो OH नेगेटिव से ऊपर आता है Cl नेगेटिव, और अप टू डाउन जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वही एनोड पर जाएगा। तो Cl नेगेटिव को एनोड पर जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हुआ क्या? यहां कुछ केस ऐसा है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट लिया है। आपने जो सॉल्यूशन दिया है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट लिया है, मतलब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। इसका मतलब OH नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो हुआ क्या कि Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हुए भी OH नेगेटिव की मेजॉरिटी ज्यादा होने की वजह से OH नेगेटिव एनोड के इलेक्ट्रोड पर पहुंचा और अपना चार्ज क्या करेगा? डिस्चार्ज। तो इस केस में Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर नहीं जाएगा, OH नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो रिएक्शन को एक बार देखते हैं, एनोड की रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। मैंने यहां पर लिया OH नेगेटिव, ये कहां जा रहा है? आपके एनोड इलेक्ट्रोड पर, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। फोकस करना थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझने के लिए। मैं यहां पर अगर 2OH नेगेटिव को यूज करूं तो क्या होगा? 2OH नेगेटिव कहां जाएंगे? आपके एनोड पर जाएंगे और अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे। तो एक OH नेगेटिव आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2OH नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, OH नेगेटिव को जरा देखना मैं किस तरीके से लिख रही हूं। मैंने OH नेगेटिव को कुछ इस तरीके से लिखा, देखना ध्यान से। OH नेगेटिव को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? फोकस करना। O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, इसको मैंने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके लिखा O2 नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर ये H पॉजिटिव O2 नेगेटिव को दे दिया जाए तो OH नेगेटिव बन जाएगा। मैं OH नेगेटिव को ऐसा भी लिख सकती हूँ और ब्रेक करके ऐसा लिख सकती हूँ O2 नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो H पॉजिटिव इसके एक नेगेटिव को बैलेंस कर देगा और OH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। मैंने दूसरा OH नेगेटिव लिया, इसको भी ब्रेक करके लिखा O2 नेगेटिव H पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये दो H पॉजिटिव इस दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बना रहे हैं H2O। 2 पॉजिटिव कंबाइन विद 2 नेगेटिव, क्या फॉर्म हो गया आपका? वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने, ये जो रिमेनिंग ऑक्सीजन बचा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो मैंने ये निकाले। क्या बचा? सिंगल O, और सिंगल O को हम लिख सकते हैं हाफ O2 की फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं? हाफ O2, ठीक है। तो जो OH नेगेटिव आपका कहां पहुंचा था? एनोड की रॉड पर पहुंचा था, और OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, और क्या निकला आपका? वाटर फॉर्म हुआ जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नीचे गिर जाएगा,
और हाफ O2 गैस, एनोड पर जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? O2 गैस लिबरेट हो रही है। तो एनोड की रिएक्शन आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। एनोड की रिएक्शन आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एनोड की रिएक्शन में कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है। मैंने 2OH नेगेटिव को अलग अलग लिखा, OH नेगेटिव को ब्रेक करके लिखा O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव से 2 नेगेटिव को कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सिंगल O बचा एटॉमिक फॉर्म में, और एटॉमिक फॉर्म के ऑक्सीजन को मैं हाफ O2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। आई थिंक सबको रिएक्शन क्लियर होगी। क्या सबको रिएक्शन क्लियर है एनोड वाली? मैम यस यस मैम यस बोलिए। आपने OH नेगेटिव को कैसे लिखा? OH नेगेटिव को ऐसे कैसे लिखा मैंने? फोकस करो, OH नेगेटिव को मैंने ब्रेक किया है, इसको ब्रेक कर दिया यहां से, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ब्रेक करो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया 2 नेगेटिव, और H पे चार्ज होता है जनरली H पॉजिटिव। अब अगर इसका एक पॉजिटिव खत्म करना है तो इसके एक नेगेटिव के साथ बैलेंस किया जा सकता है। तो OH 1 नेगेटिव रह जाएगा, तो OH 1 नेगेटिव को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ O2 नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है सोनिया, ये चीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, नहीं तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता सकती थी, पर डायरेक्ट रिएक्शन बच्चा याद करे उससे बेहतर है उसे कंसेप्ट पता हो कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई है। सोनिया मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब इस रिएक्शन में हाफ O2 को हटाने के लिए मैं इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ कितने का? 2 का। जैसे ही इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट, ये जो हाफ वाला पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शन हो जाएगी 4OH नेगेटिव गिव्स यू 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस O2। ठीक है, तो एनोड पर आपकी ये रिएक्शन हुई है। अब बात करते हैं कैथोड की, रिएक्शन एट कैथोड। चलिए कैथोड पर पहुंचते हैं। कैथोड आपका कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है आपका कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसमें कौन कौन सी आइंस कैथोड पर पहुंचेगी? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो मैंने लिखा Na पॉजिटिव आइन और H पॉजिटिव आइन, इन दोनों के, ये दोनों पहुंचना चाहती हैं और अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहती है। लेकिन कौन पहुंचेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? एक बार देखते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। आप अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। तो Na आपका ये रहा और H आपका ये रहा। नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो H का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Na। H का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और दूसरी एक चीज और, अगर आप देखें, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है आपके सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, तो H पॉजिटिव भी ज्यादा है। अब सोचो, H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है और मेजॉरिटी भी ज्यादा है, दोनों तरीके से डोमिनेंट है, तो H पॉजिटिव ही जाएगा। अब H पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, कहां से? एनोड से, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। अब एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H पॉजिटिव? 4। तो कितने H पॉजिटिव चाहिए? 4H पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे? 4। और क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल आपकी H2 गैस फॉर्म हो जाएगी। ये रिएक्शन हो गई आपकी कैथोड पर। तो कैथोड पर लिबरेट होगी आपकी हाइड्रोजन गैस, एनोड पर लिबरेट होगी आपकी ऑक्सीजन गैस। तो याद करिएगा, जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, तो आप देख रहे थे कि आपके कैथोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा था, कैथोड पर प्रोडक्ट बन रहा था H2 गैस, एनोड पर प्रोडक्ट बन रहा था Cl2 गैस, और कंटेनर में प्रोडक्ट बन रहा था NaOH। लेकिन जैसे ही आपने सिर्फ डाइल्यूट से, कंसंट्रेट से डाइल्यूट किया, तो आप देखिए एनोड पर प्रोडक्ट आपका बन रहा है O2 और कैथोड पर प्रोडक्ट बन रहा है H2। तो प्रोडक्ट लगातार चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन पर डिपेंड कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है।
आप एक्वस डाइल्यूट की कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या आप एक्वस कंसंट्रेट की कर रहे हैं, या फिर आप मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, या फिर आप प्लेटिनियम की जगह कोई रिएक्टिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड को चूज करेंगे, तो इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बनने वाले प्रोडक्ट, इन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी आपके पास में? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। आयुषी अब आ रही है? आयुषी, आयुषी अब आ रही है मेरी वॉइस? बाकी सबको भी नहीं आ रही है, सिर्फ आयुषी को नहीं आ रही? ठीक है, चलिए फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को अगर मैं कंबाइंड करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन से मैंने इस 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया। लेफ्ट साइड में देखेंगे आप क्या लिखेंगे, 4OH नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स यू 2H2O plus 2H2 plus O2. This is the overall reaction of when electrolysis of aqueous dilute NaCl using platinum electrode. ठीक है बेटा, एक मिनट होल्ड करना बस। हेलो, नमस्ते सर। जी सर। हाँ सर, कॉपी चेकिंग चल रही है, सुबह से ही बैठी हुई थी कॉपी चेकिंग में। एक्चुअल में सेट वाइज सर कॉपी मैंने सेट वाइज करी है। अभी 3 सेट, हाँ 3 सेट मैंने उसमें कर दिए हैं। सेट ए कर दिया है, डी कर दिया और सी कर दिया है। 25 कॉपीज अराउंड हो चुकी है मेरी। अब उसमें बी सेट रह गया है सर अभी, तो अभी शाम को बैठ के मैं बी सेट कंप्लीट कर दूंगी, तो 25 कॉपीज लगभग हो जाएंगी। जी अच्छा ठीक है। ओके ठीक है सर, मैं अभी बस अभी डाल देती हूँ। ठीक है ठीक है सर, बस मैं अभी डालती हूँ। सर बच्चे कुछ तो फेल हो ही रहे हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी करना से भी मैं चेक कर रही हूँ, बहुत लीनियंट चेकिंग से भी अगर कर रही हूँ तो भी बच्चे फेल हो रहे हैं। कुछ लिखा ही नहीं है कॉपी में, कुछ लिखा ही नहीं है, टीचर पास कहाँ से करेगा? सर आप भी करेक्शन कर रहे हैं वहां पर? अच्छा अच्छा, एक एक आपको भी करना है, अच्छा। कुछ बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते आप उस केस में। हाँ सर, बेकार वाले बच्चे अभी नहीं कर सकते। 17-18 तक पहुंच जाए चलो पास कर दो, लेकिन इससे ऊपर तो नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते सर, बिल्कुल सही बात है। वही सेम हो रहा है सर। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर डाल रखा है लेकिन उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, तो उसमें जीरो में अलॉट करूं या फिर जीरो? जीरो ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने जीरो ही मेंशन किया है, मैं कई बार कंफर्म कर लूं। ठीक है सर। सर मैं अभी बस आधे घंटे में करती हूँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बस आधे घंटे में आपको करती हूँ। चलिए, हाँ भाई, आवाज सबको आ रही है? ठीक है ठीक है, तो ये आ गई आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन। हाँ बेटा, बोर्ड का कॉपी करेक्शन चल रहा है, कल ही पूरा बैग आया है कॉपी करेक्शन के लिए, सुबह से करेक्शन में लगे पड़े हैं। अब इस बार तो बेटा यही हुआ है, कोरोना की वजह से सब कुछ, सारे रूल्स चेंज हो गए हैं ना। कोरोना बेटा, पास होने के लिए कुछ तो करा हूं, कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा है। तीन, हाँ अब यही तो रह गया है बस, कि अब एक एक कॉपी में हम लिखते जाएं और 7 दिन के अंदर कॉपी चेक करके देनी है बोर्ड को, और कॉपियों की क्वांटिटी है 200। कैसे भी नहीं हो सकती है, पर फिर भी अब लग कर करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, नहीं चाहिए ऐसी दुआ। बेटा अगर मैं एक एक कॉपी में भी लिखूंगी ना तो भी मैं नहीं। हाँ अब यही तो काम रह गया, मतलब सब चीटिंग ही करवाऊं, करप्शन, मतलब करप्शन खत्म करने का नाम मत लेना।
बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। हाँ, जिसने जो पढ़ा नहीं है पूरी साल उसकी जिंदगी तो खराब होनी चाहिए। पूरी साल नहीं पढ़ा, 2 पेज लिखे हैं पूरी बोर्ड की कॉपी में उसने। अब कोई मजबूरी रही होगी बेचारे की। हाँ, अब मैं ही तो सारी मजबूरी देखूं। खाना ही लगते थे। हाँ, कम से कम मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट तो आता। चलो चलो वापस आओ। तो देखिएगा, ये आपके पास आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन निकल कर आ गई। अब यहां पर अगर मैं 4OH नेगेटिव को 4H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर दूं तो देखिएगा क्या बन जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल। और यहां से 4 वाटर मॉलिक्यूल को मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल से अगर कैंसिल कर दूं तो आपकी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट बचेगा। तो अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2H2O gives you 2H2 plus O2। H2 आपका कहां फॉर्म हो रहा है, H2 गैस आपकी फॉर्म हो रही है कैथोड पर, ये गैस फॉर्म हो रही है कैथोड पर, और O2 गैस फॉर्म हो रही है आपकी एनोड पर। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन कंटेनर में क्या क्या बचा है, कौन कौन नहीं पहुंच पाया। एक तो एनोड पर Cl नेगेटिव नहीं पहुंच पाया, उसकी जगह पहुंचा OH नेगेटिव। और कैथोड पर कौन नहीं पहुंच पाया, Na पॉजिटिव। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंटेनर में नीचे ही रहेंगे और आपस में क्या बना देंगे, NaCl की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पीएच, इन दिस केस व्हाट इज द पीएच, इंक्रीजेस डिक्रीजेस कांस्टेंट, क्या होगा पीएच, जरा सोच के बताओ। इस केस में पीएच कैसा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलना चाहिए इस केस में पीएच, इंक्रीज मिलना चाहिए, डिक्रीज मिलना चाहिए या कांस्टेंट मिलना चाहिए, डिक्रीज, कांस्टेंट मिलना चाहिए, कांस्टेंट। फोकस करना, फोकस करो। आप ये देखिए एनोड पर 4OH नेगेटिव यूज हो रहे हैं, कैथोड पर 4H पॉजिटिव यूज हो गए। तो 4OH नेगेटिव यूज हो चुके हैं, इधर से 4H पॉजिटिव यूज हो चुके हैं। और आप ओवरऑल रिएक्शन में देखिए, ना तो आपको H ही में पॉजिटिव मिल रहा है, ना ही आपको OH नेगेटिव मिल रहा है। 4 OH नेगेटिव ने 4 H पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, कैंसल हो गए। तो ना तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ना OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो आपको पीएच इस केस में मिलेगा कांस्टेंट, इस केस में आपको जो पीएच मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पीएच इन दिस इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपका आंसर होना चाहिए पीएच इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे, एक केस और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस अब की बार हम करेंगे। मैं एक्सेप्शनल केस बता रही हूँ, बुक्स में गिवन नहीं है, बुक्स में गिवन नहीं है, सिर्फ फोकस करना। हाँ बेटा, पूरी एक्सेस करके दिखानी पड़ेगी। हाँ बेटा, आपको वो पूछेगा राइट द रिएक्शन एट एनोड एंड राइट द रिएक्शन एट कैथोड। तो हो सकता है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको लर्न है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और लर्न नहीं है तो एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। लेकिन आपको डायरेक्ट वो पूछेगा राइट द रिएक्शन एट एनोड, राइट द रिएक्शन एट कैथोड एंड राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन, या डायरेक्ट पूछेगा आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस, बता देगा किस तरीके की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, और उससे पूछेगा प्रोडक्ट बताइए। तो आपको प्रोडक्ट बताने पड़ेंगे, प्रोडक्ट एट एनोड और प्रोडक्ट एट कैथोड। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। NaCl आपका कंटेनर में लेफ्ट रह गया, तो आप बताएंगे कि NaCl प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, H2 गैस फॉर्म्ड एट कैथोड एंड O2 गैस फॉर्म्ड एट एनोड। बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां फॉर्म हो रही है, कैथोड पर क्या फॉर्म हो रहा है, एनोड पर क्या फॉर्म हो रहा है, कंटेनर में क्या फॉर्म हो रहा है, पीएच कैसा है, ये सारी चीजों पर अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। यस, NaCl और वाटर का ही नहीं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्वस NaCl की है, हो सकता है आपसे एक्वस MgBr2 की करा ले, हो सकता है एक्वस AlCl3 की करा ले। वो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कोई भी कंपाउंड आपको दे सकता है। आपको मैं जैसे तो मैंने कैसे जोड़ दिया,
तो जब मुझे पता है तभी तो मैंने आपको बताया है। अब आपको याद रखना है कि OH नेगेटिव को ऐसे तोड़ के रिएक्शन को किया जा सकता है। जो चीज मुझे पता है वही तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुम्हारे लिए ये चीज अब नई नहीं है, अब तुम्हें पता है कि OH नेगेटिव को ऐसे तोड़ा जा सकता है। वो सारे केस में आपको बताऊंगी जिस पर क्वेश्चन बनेगा। अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा रुद्राक्ष। जिसको भी तोड़ना होगा उसको मैं तोड़ के बताऊंगी। जिस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा सारे क्वेश्चन बताऊंगी। और बताओ, ठीक है? चलिए, अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं उस केस को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्सेप्शनल केस है, कुछ बुक्स में गिवन नहीं है पर क्वेश्चन बन जाता है। एक्सेप्शनल है, फोकस करना थोड़ा सा। 4th नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अच्छा, एक्वस के साथ साथ NaCl को कंसंट्रेटेड ले रही हूं। कैसा ले रही हूं? कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं ले रही हूं। कैसा ले रही हूं? कंसंट्रेटेड NaCl विद मरकरी इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो मरकरी का यूज किया है। आपको पता है प्लेटिनियम और मरकरी ये दो ऐसी मेटल हैं जो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, मतलब इनर्ट नेचर शो करेंगी। कैसा नेचर शो करेंगी? इनर्ट। अब थोड़ा सा फोकस करना, मैंने आपसे कहा ये एक्सेप्शनल केस है, दिमाग खुला रखना। सबसे पहले NaCl को उठा लीजिए। एक्वस है, एक्वस है तो क्या होगा? NaCl डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl की स्टेट एक्वस थी, Na पॉजिटिव आयन की स्टेट भी एक्वस और Cl नेगेटिव आयन की स्टेट भी एक्वस। अब बात करते हैं, एक्वस है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, कम प्रेजेंट होगा पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वाटर की क्वांटिटी कम होगी लेकिन होगी। H पॉजिटिव एक्वस स्टेट प्लस OH नेगेटिव, इसकी स्टेट भी होगी एक्वस। मैंने डिसोसिएट कर लिया। एनोड पर बात करते हैं। एट एनोड, एनोड का टर्मिनल कैसा होता है? एनोड का टर्मिनल होता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड का टर्मिनल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा होता है? कैथोड का टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड पर किसके जाने की प्रोबेबिलिटी है? एनोड पर जाने की प्रोबेबिलिटी है Cl नेगेटिव की और OH नेगेटिव की। कैथोड पर जाने की प्रोबेबिलिटी है Na पॉजिटिव की और H पॉजिटिव की। फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हुआ है। अब दिक्कत कहां पर आएगी? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl नेगेटिव का ज्यादा है, OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो Cl नेगेटिव को जाना चाहिए। और इस बार आपका जो वाटर है उसकी क्वांटिटी कम है तो OH नेगेटिव की क्वांटिटी कम है, ये मेजॉरिटी में प्रेजेंट नहीं है, तो डिसीजन इसी का चलेगा। Cl नेगेटिव एनोड पर पहुंचेगा और अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगा। तो क्या होगी रिएक्शन एनोड पर? Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर लूं, 2Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हो गई हमारी एनोड पर। अब आते हैं कैथोड पर। कैथोड पर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा, और हमें पता है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से रिडक्शन पोटेंशियल H का ज्यादा है, तो H को जाना चाहिए, पर अब की बार H नहीं जाएगा। फोकस करना मेरी बात को ध्यान से। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जाना तो H पॉजिटिव को चाहिए पर H पॉजिटिव नहीं जाएगा। क्या रीजन है H पॉजिटिव क्यों नहीं जा रहा है? कोई तो वजह होगी। यहां पर एक्चुअल में ये जो सोडियम आयन है ये मरकरी मेटल के साथ कंबाइंड होकर मेटल अमलगम बनाना चाहता है, क्योंकि जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं वो सब मरकरी मेटल में डिसॉल्व हो जाती है। जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं वो सब मरकरी मेटल में डिसॉल्व हो जाती है, और मरकरी मेटल की जो स्टेट है वो लिक्विड होती है।
तो यहाँ पर H पॉजिटिव को जाना चाहिए था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है पर ये नहीं जाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव जाएगा, ये एक्सेप्शनल केस है। 90% बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर एक ही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देता है, वो H पॉजिटिव को कैथोड पर भेजता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और H2 गैस की फॉर्मेशन करता है, और यही आंसर गलत हो जाता है। ये 4th नंबर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन फॉर्म में नहीं है, याद रखिएगा। इस बार ये क्वेश्चन नीट के पेपर में पूछा गया था, सिंपल था, हल्का सा एक्सेप्शनल था, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूं कि इस तरीके का अगर बनेगा तो आपको पता हो। तो यहाँ पर कौन जाएगा? Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव कैथोड पर पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितने Na पॉजिटिव चाहिए? 2 Na पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सोडियम मेटल की फॉर्मेशन हो गई, 2 मोल्स सोडियम मेटल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये 2 मोल सोडियम एटम किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? मरकरी के साथ, और क्या बनाएगा? सोडियम अमलगम बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम अमलगम। ये फॉर्म हो गया सोडियम अमलगम, ये आपका फॉर्म हो गया सोडियम अमलगम। तो ध्यान रखिएगा, मरकरी के केस में एल्कली मेटल जाएगी चाहे उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। एल्कली जब आपका मरकरी का इलेक्ट्रोड हो तो एल्कली मेटल उस इलेक्ट्रोड पर जाएगी चाहे उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सोडियम मेटल इज हाईली सॉल्युबल इन मरकरी, मैं नोट डाल के इस बात को लिख रही हूं, नोट डाल के मैं इस बात को लिख रही हूं, फोकस करना। सोडियम इज हाईली सॉल्युबल, अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो आप रीजन दे सकते हैं, सोडियम मेटल इज हाईली सॉल्युबल इन मरकरी। मैं सिर्फ सोडियम मेटल की ही बात नहीं कर रही, मैं सभी एल्कली मेटल के लिए बात कर रही हूँ। आप कहेंगे हाइड्रोजन भी तो मैडम एल्कली मेटल के ग्रुप में रखा जाता है, पर हाइड्रोजन की पूरी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच नहीं करती है, कुछ प्रॉपर्टी उसकी 17 ग्रुप से भी मैच करती है, तो वो परफेक्ट एल्कली मेटल ग्रुप में नहीं आता है। और मैं यहां बात कर रही हूं कि सभी एल्कली मेटल मरकरी में सॉल्युबल होती हैं, जबकि जाना चाहिए था H पॉजिटिव को, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, लेकिन गया कौन? एल्कली मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रोड मरकरी का था और मरकरी में सभी एल्कली मेटल सॉल्युबल है। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइसिस में आपसे पीएच की बात करूं, पीएच क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए? फोकस करते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए? हाँ भाई, क्या होना चाहिए? पीएच इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए? कांस्टेंट। किसने बोला आंसर? रुद्राक्ष। एक्चुअल में अगर हम एनोड पर देखें OH नेगेटिव नहीं पहुंचा, कैथोड पर देखें तो H पॉजिटिव नहीं पहुंचा, अगर यहाँ एक OH नेगेटिव नहीं पहुंचा होगा तो यहाँ एक H पॉजिटिव नहीं पहुंचा होगा, और एक H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया जाएगा, तो ना H पॉजिटिव का इफेक्ट रहेगा ना OH नेगेटिव का इफेक्ट रहेगा, तो आपका पीएच मिलेगा कांस्टेंट, यानी कि पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट। सबको क्लियर है? क्या यहाँ तक पीएच वाला वापस समझा दूं? बेटा आपके कैथोड पर कौन पहुंचा है? Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव? कैथोड पर पहुंचा है Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव नहीं पहुंचा। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कम हो रही है ना ज्यादा, जितनी थी उतनी ही बची हुई है, नीचे कंटेनर में उतनी ही OH नेगेटिव है। कैथोड पर भी H पॉजिटिव नहीं पहुंचा, अब H पॉजिटिव भी उतने ही है जितने लिए गए थे, एक मॉलिक्यूल H2 के पास एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव। अगर आपने 10 मॉलिक्यूल H2 को यूज किया होगा तो 10 ही H पॉजिटिव है, 10 ही OH नेगेटिव है, जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है, तो 10 पॉजिटिव ने 10 नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो पीएच का कोई इफेक्ट नहीं है, ना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दोनों ही आइंस की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ना तो एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है ना बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, न्यूट्रल स्टेट है, इसलिए पीएच कांस्टेंट है, जैसा पहले था वैसा ही है। चेष्टा, मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। 4th नंबर आपको टॉपिक क्लियर हो गया, जो एक्सेप्शनल केस है बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि H पॉजिटिव नहीं जाएगा, Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर, ठीक है। एक और देखते हैं, केस नंबर 5th देखते हैं।
यस, एनी प्रॉब्लम? H पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। हाँ, अगर मरकरी की जगह प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होता तो H पॉजिटिव जाता। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? किसने कहा कि Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है? NaCl कंसंट्रेटेड है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का ज्यादा है। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H पॉजिटिव का। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड के केस में बात करें, ठीक है रुद्राक्ष, ठीक है, कंसंट्रेटेड के केस में Na पॉजिटिव जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कंसंट्रेटेड के केस में Na पॉजिटिव जाएगा। अगर प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड लेंगे तो मरकरी के केस में मेटल मरकरी के साथ जुड़कर अमलगम फॉर्म कर देती है, इसलिए मेटल जाएगी, एल्कली मेटल जाएगी। नहीं, कंसंट्रेटेड है वो एक अलग मैटर है, पर एल्कली मेटल ही जाएगी, चाहे कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पैटर्न डिफरेंट है, फोकस करना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब की बार जो इलेक्ट्रोड लिया है वो मैंने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया है। मैंने आपको जो इनर्ट इलेक्ट्रोड बताए थे, प्लेटिनियम बताया था, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है और मरकरी का भी हम इनर्ट में ही काउंट करते हैं। लेकिन अब की बार जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो सिल्वर का यूज किया है, और सिल्वर का इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है। तब ये क्या रोल प्ले करेगा, इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, क्या डिफरेंस आएगा, वो एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं, कंसंट्रेटेड NaCl एक्वस है, तो एक रिएक्शन तो हमें याद हो गई कि हमारी रिएक्शन क्या होगी। NaCl को आप एक्वस है तो डिसोसिएट कर दीजिए फटाफट से, और डिसोसिएट होके बन गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन तो आप लिख ही देंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्वस है तो वाटर प्रेजेंट होगा, और वाटर भी डिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये दो रिएक्शन आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एट एनोड, एनोड पर किसके जाने की प्रोबेबिलिटी है? एनोड का टर्मिनल है आपका पॉजिटिव, जाने की प्रोबेबिलिटी है Cl नेगेटिव की, जाने की प्रोबेबिलिटी है OH नेगेटिव की, और अब की बार आपका इलेक्ट्रोड जो है ना वो भी रिएक्टिव है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब की बार आपका इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये ले लिया मैंने Ag, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पर जाएगा। अगर हम टेबल को देखें तो जरा टेबल में फोकस करते हैं, कौन कौन है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है और सिल्वर है। फोकस करो, अप टू डाउन चलने, डाउन टू अप जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। OH नेगेटिव से ऊपर है Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव से ऊपर है सिल्वर, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोड है वही पार्टिसिपेट करेगा, तो अब क्या होगा कि जो सिल्वर है, सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो Ag ने क्या किया, Ag पॉजिटिव बनाया और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। सिल्वर की जो मेटल की रॉड जो इलेक्ट्रोड की तरह लगी हुई थी, उसका एक एटम क्या हुआ, Ag पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। Ag पॉजिटिव आयन उस रॉड से नीचे सॉल्यूशन में गिर गया, और इलेक्ट्रॉन एनोड की रॉड से होता हुआ कैथोड की रॉड तक पहुंचा। अब की बार ना Cl नेगेटिव गया, अब की बार ना OH नेगेटिव गया, अब की बार गया Ag, उसने खुद नहीं पार्टिसिपेट किया है। अब की बार कैथोड पर रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एट कैथोड टर्मिनल आपका नेगेटिवली चार्ज, किस किस के जाने की प्रोबेबिलिटी है, Na पॉजिटिव के जाने की प्रोबेबिलिटी है, H पॉजिटिव के जाने की प्रोबेबिलिटी है,
और जो सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव टपक गया, इसके भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। सॉल्यूशन में जो एनोड पर जो रिएक्शन हुई है उसमें जो Ag पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, जो कंटेनर में नीचे गिर गया, इसके भी जाने की प्रोबेबिलिटी है अब कैथोड पर। अब इन तीनों में से कौन जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? अब देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, Na से नीचे H और S से नीचे Ag, मतलब कैथोड पर भी Ag पॉजिटिव जाएगा। कैथोड पर भी कौन जाएगा? Ag पॉजिटिव। तो कैथोड पर भी गया Ag पॉजिटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया कैथोड से और फॉर्म हुआ Ag। अब आपने देखा कि दोनों ही जगह पर किसने पार्टिसिपेट किया? इधर Ag के इलेक्ट्रोड ने पार्टिसिपेट किया और Ag के इलेक्ट्रोड से बना हुआ Ag पॉजिटिव ने कैथोड पर जाके पार्टिसिपेशन शो किया। Cl नेगेटिव रखा का रखा रह गया, OH नेगेटिव रखा का रखा रह गया, Na पॉजिटिव रह गया, H पॉजिटिव रह गया। Ag से Ag पॉजिटिव बना एनोड पर और बना हुआ एनोड पर Ag पॉजिटिव ही कैथोड पर जाके पहुंच गया क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। चलिए, लगभग सभी आ गए हैं। स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन ठीक है। आवाज सबको आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, इसकी अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या आएगी? फोकस करना। ये इलेक्ट्रॉन से राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दीजिए। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो ये लेफ्ट वाला पार्ट Ag और ये लेफ्ट वाला पार्ट Ag पॉजिटिव आयन, ठीक है, गिव्स यू राइट वाला पार्ट Ag पॉजिटिव प्लस राइट वाला पार्ट Ag, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप कहेंगे मैडम दोनों तरफ Ag है, दोनों तरफ Ag पॉजिटिव है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही, हजम सी नहीं हो रही बात। फोकस करना थोड़ा सा। लेफ्ट साइड में ये जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में मैंने अब की बार इलेक्ट्रोलाइसिस की है, इस कंटेनर में मेरा सॉल्यूशन था NaCl का, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। यहां मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर मेटल के थे। किसके थे? सिल्वर मेटल के। दोनों इलेक्ट्रोड जो आप देख रहे हैं ये किसके थे? सिल्वर मेटल के, और बैटरी से कनेक्टेड थे। किससे कनेक्टेड थे? बैटरी से। बैटरी का लेफ्ट वाला पार्ट आपका एनोड था, बैटरी का राइट वाला पार्ट आपका कैथोड था, ठीक है। लेकिन जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का बना हुआ एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है, वो थोड़ा इम्प्योर मेटल का है, मतलब उसमें प्योर तरीके से पूरे एटम किसके नहीं है? सिल्वर के नहीं है। लेकिन जो आपकी राइट में जो आपने यूज किया है सिल्वर का इलेक्ट्रोड, वो 100% प्योर है, उसमें हर एटम सिल्वर का है। अब यहां से हो क्या रहा है? सिल्वर का एक एटम निकलता है, Ag पॉजिटिव की स्टेट में आता है और Ag पॉजिटिव का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर डिपॉजिट होता जाता है। धीरे धीरे करके क्या होगा? इस वाली मेटल रॉड के सभी Ag वाले एटम Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर यहाँ Ag की फॉर्म में डिपॉजिट होते चले जाएंगे, और ये मेटल की रॉड पहले से प्योर थी और प्योर Ag यहाँ पर डिपॉजिट होता चला जाएगा। इसमें जो इम्प्योर एटम था, जो अदर एलिमेंट का एटम था, वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा और उसे बोलेंगे एनोड मड। मतलब वो इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नीचे कंटेनर में नीचे गिर जाएगी और उसे बोलेंगे एनोड मड।
तो प्योर इम्प्योर मेटल की रॉड से आपने सारा सिल्वर प्योर मेटल की रॉड पर डिपॉजिट कर लिया इस प्रोसेस से। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से क्या किया, मेटल को रिफाइन कर दिया, मेटल को प्योर कर लिया। इम्प्योर वाली मेटल हमेशा लेफ्ट साइड पर लगाएंगे और उसी मेटल की प्योर रॉड को हमेशा हम कैथोड पर लगाएंगे अगर हम किसी मेटल की रॉड को प्योर करना चाहते हैं। और इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जब आपने सब कुछ सारी कंडीशन सेम लेके चले थे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl की। अब की बार ना तो एनोड पर H2 गैस बनी, ना Cl2 गैस बनी, ना NOH की फॉर्मेशन हुई। अब की बार डिफरेंट ही प्रोडक्ट बना। इम्प्योर मेटल की रॉड से सिल्वर आयन निकला और वो सिल्वर आयन प्योर रॉड पर जाकर Ag की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। पॉइंट क्लियर? क्या सबको ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गई? क्या सब Cl नेगेटिव की मेजॉरिटी ज्यादा है, नेगेटिव क्यों नहीं है? मैंने आपको क्या बताया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, माना Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है लेकिन Ag पॉजिटिव सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखता है, तीनों से ज्यादा है, तीनों से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो इस केस में Ag पॉजिटिव कैथोड पर जाके अटैक करेगा और उसे पता है कि सेम मेटल का इलेक्ट्रोड है और मैं सेम मेटल हूं, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। कंसंट्रेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं या फिर उसको रिडक्शन पोटेंशियल? अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव यूज किया है, अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो हम कंसंट्रेशन की प्रायोरिटी कम रखते हैं, और अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करे हैं तो हम कंसंट्रेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस 5th नंबर टॉपिक क्लियर हो गया। एक और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके साथ में प्रैक्टिस के लिए आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। 6 नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। कंडीशन क्या है आपके पास में? आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ना तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम का है, ना ग्रेफाइट का है, ना मरकरी का है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं हो रहा है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? रिएक्टिव। पहली कंडीशन आप क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? एक्वस कॉपर सल्फेट है, उठाइए कॉपर सल्फेट को जो एक्वस फॉर्म में गिवन है, इसको डिसोसिएट कर दीजिए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, आपने किया Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इतनी बात सबको क्लियर होगी, सब कर देंगे। इसके बाद एक्वस है तो वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर की स्टेट लिक्विड, डिसोसिएट करके आपने लिखा H पॉजिटिव प्लस आपने लिखा OH नेगेटिव, ये भी सब लिख देंगे। अब बात करते हैं एट एनोड पर क्या होगा। एट एनोड अगर मैं बात करूं, एट एनोड पर कौन कौन जा सकता है? एनोड का टर्मिनल है पॉजिटिव, एनोड पर कौन कौन जाएगा? एनोड पर जाने की प्रोबेबिलिटी है SO4 2 नेगेटिव की, OH नेगेटिव की, OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो भाई अब की बार कॉपर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एट कैथोड की बात करें तो कैथोड टर्मिनल है आपका कैसा? नेगेटिव, और यहां पर जाने की प्रोबेबिलिटी किस किस की है? Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इन दोनों की जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। एट एनोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो जरा देखते हैं सीरीज में किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, कौन कौन है? OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और Cu। तो देखिएगा SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और Cu, ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है,
तो कॉपर पहुंचेगा इलेक्ट्रोड पे, कौन पहुंचेगा, कॉपर। तो कॉपर को ले जाइए, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, Cu2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ये Cu2 पॉजिटिव कंटेनर में नीचे गिर जाएंगे, ये Cu2 पॉजिटिव कंटेनर में नीचे गिर जाएंगे। और कैथोड पर आप पहले से ही देख रहे हैं Cu2 पॉजिटिव पहले से है ही है, तो अब Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन कैथोड पर पहुंचेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखते हैं Cu2 पॉजिटिव और H में अगर कंपेयर करें तो Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कैथोड पर भी कौन पहुंचेगा, Cu पहुंचेगा। Cu2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा और कॉपर की फॉर्मेशन कर देगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, Cu प्लस ये Cu लेफ्ट वाला और ये लेफ्ट वाला आयन Cu2 पॉजिटिव, इन 2 इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट राइट वाले इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, गिव्स यू, राइट साइड में गिवन है Cu2 पॉजिटिव प्लस राइट साइड में गिवन है Cu। सेम केस ये वाली जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है इसमें भी क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में आपने कॉपर की रॉड ली है वो इम्प्योर है, जो राइट साइड में कॉपर की रॉड है वो प्योर है। इसमें भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रही है, मेटल रिफाइन हो रही है। तो ये भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। इसमें भी क्या हुआ, आपकी मेटल रिफाइन हो गई, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। हमने कैसे मेटल को प्योर किया, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हमने प्योर किया। ये कंसेप्ट आपका भी नेक्स्ट चैप्टर, जब मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करूंगी तब भी ये कंसेप्ट आएगा, लेकिन तब मैं आपको मैकेनिज्म के साथ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम एक मेटल को प्योर कर रहे हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो ये सबको क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इट इज ए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। तो जब भी आप ये देखेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया कि जब भी रिएक्टिव मेटल लिया गया, इलेक्ट्रोड रिएक्टिव मेटल का लिया गया, तब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस हुई। जब आपने इलेक्ट्रोड रिएक्टिव लिया तब 90% ये देखा गया कि इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग प्रोसेस हुआ। तो रिएक्टिव मेटल क्योंकि खुद पार्टिसिपेट कर जाता है, और जब वो खुद पार्टिसिपेट करता है तो इम्प्योर रॉड वाले मेटल कहाँ डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, प्योर की रॉड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज है वो कंटेनर में नीचे गिर जाती है, और उस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। मेरे हिसाब से 6 नंबर वाली इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्या आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हो गई? अब अगर आपको कोई भी किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए देगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कंसंट्रेशन को प्रायोरिटी मत देना, और अगर रिएक्टिव नहीं है तो कंसंट्रेशन को प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, बस इलेक्ट्रोड का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है कि इनर्ट है। एक एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूं कि आप कहेंगे मैडम आपने बार बार NaCl का ही बहुत बार कॉमन एग्जांपल लिया है, किसी और कंपाउंड का भी एक बार लेकर बता दो। तो एक और कंपाउंड में आपके साथ कुछ अलग ले लेती हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, मैंने लिया एक्वस, या आपकी बार मोल्टन ले लेते हैं। मोल्टन AlCl3 यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है, प्लेटिनियम, मतलब इनर्ट यूज किया है। और अब की बार मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो ना तो एक्वस लिया है, अब की बार मोल्टन लिया है। तो क्या करेंगे, मोल्टन मतलब पिघला हुआ है, तो आप सबसे पहले AlCl3 को उठाइए, इसको आपने क्या किया, डिसोसिएट कर दिया Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव में। ये रिएक्शन सब लिख देंगे। मोल्टन स्टेट में है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कोई वाटर है ही नहीं है। एट एनोड पर अगर आप जाएंगे तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने वाला आयन सिर्फ एक ही है जिसका नाम है Cl नेगेटिव। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है कि कौन प्रेफरेंशियल वो होगा, इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा, इसमें कोई डिसीजन ही नहीं करना, कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक ही आयन है वही जाएगा। एट कैथोड अगर हम देखते हैं
कैथोड पर कौन जाएगा? एक ही आयन है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज जिसका नाम है Al3 पॉजिटिव, यही जाएगा। तो एनोड पर चलते हैं। एनोड पर रिएक्शन क्या हो जाएगी? Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl प्लस, क्या लिख दूं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हूं। अब Cl कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हो गया प्राइमरी चेंज। इसको सेकेंडरी चेंज बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 Cl नेगेटिव गिव्स यू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हो गई एनोड पर। कैथोड पर आइए। कैथोड पर क्या होगा? ये Al3 पॉजिटिव को तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, और यहां हो रहे हैं 2 लूज, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसको 4 भी नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए। या तो उसको 3 चाहिए, डबल करोगे तो 6 चाहिए। तो क्यों ना मैं इस वाली रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैं इस रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी 6Cl नेगेटिव गिव्स यू 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं एल्यूमिनियम आयन के लिए कितने एल्यूमिनियम आयन ले लूं? 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 एल्यूमिनियम मेटल। ये आपके पास रिएक्शन हो गई। अब आप क्या करेंगे? ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन राइट वाले लेफ्ट वाले से कैंसिल कर दिए। ओवरऑल रिएक्शन को फटाफट से लिख दीजिए। क्या हो जाएगी आपके पास? 6Cl नेगेटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव gives you 3 moles of Cl2 gas and 2 moles of aluminium atom। कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है? कैथोड पर तो मेटल की फॉर्मेशन हो रही है और एनोड पर Cl2 गैस फॉर्म हो रही है। तो लिबरेट हो रही है एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर फॉर्मेशन हो रही है एल्यूमिनियम मेटल की। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपको क्लियर हो गई होगी। क्या सबको इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस आप क्वेश्चन पर करेंगे। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, उनके प्रोडक्ट निकालने आ जाए, तो समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करना आपको आ गया। कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, आप इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट निकाल कर दे देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये तो चल रही थी बात किसकी? क्वालिटेटिव एनालिसिस की। किस कंपाउंड से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वालिटेटिव एनालिसिस की। अब कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये Cl2 गैस जो एनोड पर बन रही है कितनी क्वांटिटी में बन रही है, इसकी क्वांटिटी को बनने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। एल्यूमिनियम मेटल कैथोड पर बनी, इस क्वांटिटी के बनने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्वांटिटी की बात करेंगे, उसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 इंपॉर्टेंट लॉज हम पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 2 लॉ क्वांटिटेटिव एनालिसिस को रिप्रेजेंट शो करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को 2 लॉ से इंडिकेट किया गया है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। So we will discuss in next class Faraday law of electrolysis। तो यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार क्लियर का मैसेज आप लोग मुझे फटाफट से भेज दीजिएगा। और कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों को क्लियर है, तो मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ऑल ऑफ यू लीव द मीटिंग। अच्छा, एक मिनट सभी रुकिएगा।